हेलो एवरीवन, आप सभी का परीक्षा मंथन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू परीक्षा मंथन। मैं हूं अर्चना पांडे और आज हम लोग कवर करने वाले हैं फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। देखिए 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद का उदय होता है। देखिए ये राष्ट्रवाद जो उदय हो रहा है, इसके उदय होने के पीछे क्या कारण है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम यहाँ पे वन बाय वन करके कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है उसके पीछे कौन से कारक जो है वो जिम्मेवार है। ठीक है, इसको आप 250 वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनके इमरजेंस के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए मेंस का जो क्वेश्चन है वो आपको आज ही से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम के टाइम में अब हम आ रहा है एग्जाम तो 2-3 महीने पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे और मेंस हम लिख के आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर आप वहां पे जो है उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है ना, आप वहां पे अपनी राय, अपने सजेशंस जो है वहां पे आप व्यक्त कर सकते हैं और आपके आंसर्स के लिए जो भी चीजें नीडेड होंगी, जो सजेशन चाहिए होंगे, वो यहाँ से जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कंप्लीटली वो आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या फैक्टर्स हैं, जो कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट बना होगा, आप अपने सोचिए अपने दिमाग से कि क्या चीजें हुई होंगी कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ हो। ठीक है, क्या ये कोई तात्कालिक कारण था या एक बहुत लंबा लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, आखिर में राष्ट्रवाद का उदय होता कैसे है। ठीक है, तो उसी फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये कोई तात्कालिक कारण नहीं था, ये कोई क्षणिक कारण नहीं था, ये एक लंबा, बहुत ही लंबा एक जो है बहुत ही कई सालों से ये चीजें बुनते आ रहे थे, लोगों के मन में ये चीजें चलती आ रही थी कि आखिर में ये जो प्रताड़ना है, जो एक्सप्लॉइटेशन है ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस का, ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। और धीरे धीरे कुछ ऐसे इवेंट्स होते जाते हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में एक भावना आती है कि अब जो है इस चीज से मुक्ति चाहिए, अब जो है ये चीज और आगे बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो पहला फैक्टर अगर हम देखें तो देखिए फर्स्ट फैक्टर हमारा है मोटिवेट्स मोटिव्स बिहाइंड द कॉलोनियल इंटरेस्ट। जो हमारी कॉलोनी होते हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रखते हैं, उसके पीछे क्या उनका मोटिव होता है, क्या उनका इरादा होता है। तो देखिए ये जब 17th सेंचुरी में आते हैं, और आते तो ये 1600 में है। ठीक है, 1600 में है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट इनका होता नहीं है इंडियन से। ठीक है, ये ट्रेड वेड करते हैं, राजा महाराजा से मिलते हैं और कहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे, बस हमारा यहीं तक है। लेकिन ये आगे आके जो है वो पॉलिटिकल पावर की तरह ये जो है हमारे इंडिया में क्या हो जाते हैं, ये स्थापित हो जाते हैं। और जब इंडियंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो इंडियन से कहते हैं कि आप घबराइए मत हमसे, हम आपकी भलाई के लिए आए हुए हैं, हम आपकी जो है यहाँ पे आपकी मदद करेंगे, आपको जो है इम्पावर करेंगे। लेकिन होता क्या है कि इनकी ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि वन बाय वन करके लोग इंतजार करते रहते हैं कि अब कुछ सही होगा, अब कुछ सही होगा। आगे अभी हम देखेंगे कि हमारे मॉडरेट्स हैं, उनको लेटर वेटर लिखा करते थे कि चिट्ठी है, दया जो है आपका पत्र भेजते थे कि अब हमारी बातें सुनिए सुनिए। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया जब इन्होंने इंडिया की बेहतरी के लिए कुछ किया हो, कोई इनका स्टेप ऐसा रहा हो। तो इंडियंस को हमारे समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये हमारी बातों को सुनेंगे नहीं, बल्कि ये अपना जो है फायदा निकाल रहे हैं हम लोगों से। ठीक है, तो इसलिए हमारे मन में एक राष्ट्रवाद की भावना आती है। पहले सबसे हमें समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए राष्ट्रवाद एक भावना, एक फीलिंग होती है। ठीक है, नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है जब हम अपने आप को किसी देश से, किसी टेरिटरी से एसोसिएट कर देते हैं। नेशनलिज्म यानी कि देखिए जो एक देश होता है वो देश तब तक नहीं होता जब तक वहां पे देशवासी नहीं होते, यानी कि सिटीजन होने चाहिए, जनता होनी चाहिए। जनता के साथ क्या होना चाहिए, जनता के साथ जो है वहां पे एक उनके अंदर सेंटिमेंट्स होने चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए कि ये हमारा देश है, हम यहाँ के वासी हैं। और एक टेरिटरी होनी चाहिए, देश तो होना ही चाहिए। तो ये 3-4 चीजें जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। देश जो है हमारी देश होना चाहिए, देश में जो है उसकी जनता होनी चाहिए, जनता के साथ उसमें भूमि होनी चाहिए जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और एक बहुत एक एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जिसमें ये लगे कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो उसमें कोई जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी चीजों की जगह नहीं होती। ना ये कोई देखता है कि हम मराठा के अंदर है, ना ये कोई देखता है कि हम मुगल के अंदर है, किसके शासन के अंदर है, ये कोई बात नहीं होती। लेकिन हम देश के वासी हैं, एक देश के, ये हमारा देश और इसके अंदर हम रहते हैं, हम इसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, ये एक भावना होनी चाहिए। ठीक है, और यही ये भावना होती है जो इमर्ज होती है। ठीक है, यही भावना जो है, यही सेंटिमेंट्स जो है इमर्ज होने लगते हैं। अब देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इंडियंस,
यूनिफिकेशन ऑफ इंडियंस क्या है? इंडियंस को जो है यूनिफाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनकी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल जो उनके कंट्रोल्स होते हैं, बहुत तरीके के, जो उनकी जुडिशरी होती है वो बहुत यूनाइटेड होती है, तो पूरे हमारे इंडिया को यूनिफाई कर लेते हैं। इसको हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बट उनका यूनिफिकेशन उनके फायदे के लिए होता है, लेकिन हमें इसमें कुछ लाभ हो जाता है, ठीक है, देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। जो हमारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, वो बाहर, जब वो युवा यहाँ पे बाहर पढ़ के आते हैं बाहर से, तो कुछ वहाँ की वेस्टर्न थॉट्स, वहाँ के एजुकेशन को इंडिया में लेके आते हैं, ठीक है। वो कौन सी भावनाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारे मन में ये भावना आती है कि नहीं, अब ये चीज बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो दुनिया संसार अलग है कुछ, और हम एक अलग दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ शोषण किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने की मन में ठानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, ठीक है। क्या रोल है प्रेस का? आप आज के दिन से एसोसिएट कर सकते हैं, आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है उसका क्या रोल है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारी गवर्नमेंट्स, सोशल मीडिया की वजह से गवर्नमेंट्स बनती और बिगड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो आज के केस जैसा है, ठीक है। आज प्रेस वगैरह इतना ज्यादा डाक और ये सब पोस्टल सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस टाइम जो हमारे रेलवेज वगैरह थे, उस टाइम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो इनका इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है, किसमें? नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए, ठीक है। राइज ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। जो हमारे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनका जो है राइज, उनका इमरजेंस, और हमारी जो रीडिस्कवरी होती है इंडिया के पास्ट की, यानी कि अपनी, हम जो हमारा पास्ट होता है वो वैभवशाली पास्ट हम फिर से जो है लेके आते हैं सामने, और कहते हैं कि नहीं, हम इस काबिल नहीं है कि हमको एक्सप्लॉइट किया जाए, बल्कि हम भी जो है स्वतंत्र होने के लिए हैं, ठीक है, हमें किसी के अंडर नहीं रहना है। दूसरी चीज है रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ये हमने अच्छे से कवर किया था, बहुत ही जो है कवर किया है हमने, 2 3 4 जो हमारे पार्ट्स में इसको किया गया है, तो ये आप वहां पे जाके देखेंगे। इसमें हम अभी इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है वो किस तरीके से नेशनलिज्म, हमारे नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इन द वर्ल्ड। संसार में, दुनिया संसार में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया है, ठीक है, जो हमारा भारत है, ठीक है, वो भी ये सोचता है कि हमें जो है, हमें भी जो है आजादी पाने का अधिकार है, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं ब्रिटिशर से, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद क्या है? मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या उसका राइज होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, हमारा जो है इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और किस तरीके से जनता हमारी जो है वो उसको देख के परेशान होती है, दुखी होती है। देखिए यहाँ पे बहुत तरीके से, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड द रेडिकल एरोगेंस ऑफ द रूलर्स, ठीक है। उनकी कुछ रिएक्शनरी पॉलिसीज होती हैं, उनका रेडिकल जो रेडिकल एरोगेंस होता है, वो कहते हैं कि हम जो है क्या है, व्हाइट हैं, हम गोरे हैं, ठीक है, तो हमें अधिकार है कि हम आप लोगों पे, अगर आपका रंग जो है गोरा नहीं है तो हम आपके ऊपर जो है राज कर सकते हैं, आपके ऊपर पूरा हमारा प्रभुत्व होगा, हम राज करने के लिए ही जन्मे हैं, ठीक है। लेकिन इस थियरी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जिस रेस के हैं उसी रेस से हम भी बिलोंग करते हैं। अभी ये डेवलपमेंट क्या है अभी हम देखेंगे। तो हम जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम, हमारा शोषण किया जाए और हम शोषित हैं, हम शोषित बन के नहीं रहेंगे, हम वंचित बन के नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, नेशनलिज्म की सेंटिमेंट की बात करें तो देखिए 19th सेंचुरी में, कब? 19th सेंचुरी में ये जो इसके सेकेंड हाफ में ये जो फीलिंग होती है वो इमर्ज होती है। रीजन क्या होता है? देखिए इसी फीलिंग की वजह से जो है नेशनल जो मूवमेंट है वो इमर्ज होता है, ठीक है। एक नेशनल मूवमेंट बहुत बड़ा मास लेवल पे खड़ा होता है। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और ऐसा करते करते हम देखेंगे कि ये जो हमारा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1885 में, ठीक है। और ये पैन इंडिया पे, ये सिर्फ जो है यही की बात नहीं कर रहा, ये पैन इंडिया पे जो हमारा काम करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। देखिए इंडियन जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, कुछ लिमिट तक ये कॉलोनियल जो पावर्स है, जो उपनिवेशवाद, जो उनकी नीतियां हैं, ठीक है, उपनिवेशवादी जो नीतियां हैं उनकी, और उन नीतियों से उत्पन्न जो हमारे इंडियन रिएक्शंस हैं, उनकी वजह से जो है ये जो हमारा नेशनलिज्म है वो इमर्ज होता है। समझ रहे बात को? इसको आसान भाषा में समझते हैं ऐसे कि जो जो रिएक्शनरीज जो पॉलिसीज होती हैं किसकी, ब्रिटिशर्स की, उनकी वजह से इंडियंस के अंदर क्या होती है, एक भावना उत्पन्न होती है, इंडियंस अपना कुछ रिएक्शन देते हैं, और वो रिएक्शन जो है एक फीलिंग लेके आता है जो है नेशनलिज्म की फीलिंग, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग। तो इसकी वजह से फीलिंग ये आती है।
अब देखिए अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेंस का क्वेश्चन हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, तभी हमको प्रोसीड करना चाहिए। हमारे पास एक खाका हो जाता है कि इसी के हिसाब से हमें आगे इसको कवर करना है। इसको हम इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, पॉलिटिकल कॉजेज क्या है, ठीक है, सोशल कॉजेज क्या है, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इकोनॉमिक बात करें हम, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे ब्रिटिश जो शासन है उसका बहुत ही ज्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अगर आप प्लासी और बक्सर की युद्ध की बात करें तो वहां से ये जो एक्सप्लॉइटेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये एक्सप्लॉइटेशन कभी नहीं रुकता जब तक वो इंडिया में 1947 तक रहते हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता ही रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी आता है, उसमें कहा जाता है कि देखिए अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके हाथ में सारा पावर आ गया है, क्राउन के हाथ में, अब आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब तक जो बुरा हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये कहा जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, हर बार जो है इंडिया का, हर समय इंडिया का यही जो है एक भाग्य होता है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। ठीक है, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है, मैन पावर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा होता है। लेकिन अब ये देखिए जो हमारे जवान है, जो हमारे जनता है, अब वो जागृत हो चुकी है, अब कह रही है कि ये जो दमनकारी नीतियां हैं ये हम मानेंगे नहीं आपकी। ठीक है, अंग्रेजों की जो पक्षपातपूर्ण जो आर्थिक और राजस्व नीति होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसका रिएक्शन होता है कि भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय, ऐसे ही पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। ठीक है, उनके कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, वो पूरी पॉलिटी को यानी कि पूरी कंट्री को एक जो है सूत्र में बांध के रखते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, और उसका हमें भी कुछ फायदा मिलता है। जैसे डाक है, रेलवे है, उनके थ्रू जो है वो डाक क्यों बनवाते हैं, वो पोस्टल सिस्टम क्यों जो है डेवलप करते हैं, वो रेलवेज क्यों, वो अपने फायदे के लिए करते हैं, ताकि जो उनका जो माल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वो पोर्ट तक पहुंच सके। लेकिन हम जो इंडियंस होते हैं, ये हमारा जो सैनिक है, यानी कि जो आदमी, सैनिक मतलब होता है हमारा जो सिटीजन है, इनका लीडर कहीं बैठा हुआ है दूर, मान लो दिल्ली में बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई मीटिंग हो रही है और इनको वापस इन सारे लोग को यहाँ पहुंचना है। ये जो है गुजरात के हैं, मान लो ये गुजरात के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, ये केरला के हैं, तो इन लोगों को पहुंचना है, ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं इन्हीं सारे कम्युनिकेशन के मीडियम से, और जो भी चीजें यहाँ पे होती हैं वो आके अपने अपने स्टेट में बताया जाता है कि देखिए कांग्रेस ने ये नीति जो है पास किया है, और अब हमें जो है इस तरह से इसको लागू करना है, हमें इसी हिसाब से काम करना है। तो ये जो है हमारा जो कांग्रेस है वो पैन इंडिया लेवल पे जो है पूरा छा जाता है, हर तरीके से कांग्रेस भी जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है बन जाता है उसका पूरा इंडिया में। ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे। अब सोशल कॉजेस की बात करें तो देखिए इसमें जगह नहीं बची है, लेकिन सोशल कॉजेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर्टी होती है, पावर्टी होता है, डिप्रीवेशन होता है, ठीक है, फेमीन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है फेमीन के बाद, फिर हम देखेंगे कि ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि इंडिया वाले जो है, इंडिया के लोग ये सब देखते हैं कि देखिए हमारा एक्सप्लॉइटेशन करके, इंडिया का शोषण करके इंडिया के रॉ मटेरियल्स को ले जा रहे हैं, और ब्रिटिश में वो अपनी कंट्री का ग्रोथ कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पे जो है इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, और इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में लोग मर रहे हैं। फेमीन, ऐसी बुरी फेमीन, अगर आप वीडियोस, अगर आप फोटोज देखें गूगल पे सर्च करके, तो उनके हड्डियों पे सिर्फ एक चमड़ी बची हुई थी, और वो चमड़ी जो है वो चमड़ी भी नहीं दिख रही थी, वो मतलब वो जैसे एक ढांचा होता है, आप स्केलेटन देखे होंगे कभी, ठीक है, उस स्केलेटन जैसे लोग हो चुके थे। लेकिन क्या था कि उनके ऊपर इन सारी इतना भयावह ये जो घटनाएं हो रही है, इवेंट्स हो रहा है, उसके बाद भी इनके ऊपर बिल्कुल भी इनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, इनको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, और सारा जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटी वो ब्रिटेन में किया जा रहा है। तो इससे लोगों का मन बहुत ही ज्यादा आहत होता है, और अब जो है वो कहते हैं कि अब जो है हमें यूनिफाई होना है, हमें इकट्ठा होना है, हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। ठीक है, हमें अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है, हम किसी के अंडर नहीं रह सकते। ठीक है, ये सारी भावनाएं जो है वो जागृत हो जाती है हमारे लोगों के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्या है, मोटिव्स बिहाइंड द कॉलोनियल इंटरेस्ट। ठीक है, जो कॉलोनी थी उनके उनका इंटरेस्ट क्या था, उनके पीछे उसका मोटिव क्या था। तो देखिए मोटिव यही था कि एक्सप्लॉइटेटिव रूल था इनका, ये 1600 में आते हैं एज अ ट्रेडर, और इनका रूल जो है बहुत ही एक्सप्लॉइटेड हो जाता है 1700 आते आते। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टैब्लिश हो जाते हैं, पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टैब्लिश हो जाते हैं। इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ठीक है, ये जो है हमारे ऊपर थोप देते हैं। सोशियो कल्चरल इनकी पॉलिसीज जो होती है, एजुकेशनल जो पॉलिसीज होती हैं, ये सारी चीजें इंडियंस के ऊपर थोप देते हैं। ठीक है,
जो अपनी विचारधारा होती है वो हमारे ऊपर थोप दी जाती है। ठीक है, क्या होता है, रियलाइज द कॉलोनियल रूल वॉज द मेन रीजन फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, हमारा जो बैकवर्डनेस है ये इन्हीं की वजह से है, ये कोई भला वला नहीं करने वाले। हमारा जो पूरा जो सिस्टम जो खराब हुआ है ये इन्हीं की वजह से खराब हुआ है। और हमें जो है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं थी, हमें हमारे सारे जो जितने भी हमारी सोसाइटी के लोग थे, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो आर्टिसिन हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के वर्कर्स हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे वो एजुकेटेड क्लास या फिर आपका कैपिटलिस्ट हो, सारे लोगों का भला देखना था। तो सिर्फ जमींदार को कुछ जो है राहत मिल रही है इससे कोई मतलब नहीं था। हमारे जो किसान थे वो उनका हाल बेहाल था, जो हमारे जो वर्कर्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय, उनको वैनिश हो चुके थे वो। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 200 साल, ठीक है, 200 साल में 200 ईयर्स का जो है कंप्लीट रूल था तब तक, और ये जो है पैथेटिक कंडीशन में था, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल जो इनका जो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था कुछ भी कहीं भी डेवलप नहीं था, इवन जो था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से सफर थी। ठीक है, वो बहुत ही खराब खस्ता हालत में थी, धीरे धीरे वो एकदम एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, खत्म विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ पे ये यूरोपियंस हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए इनको कि हम लोगों को बात की जा रही है कि ये जो है हमारा भला करेंगे, ये हमारा किस तरीके से भला करेंगे, जब इनका मोटिव देखिए, ये जो है ये क्वीन है, ठीक है, यानी कि क्राउन है, ठीक है, इनके सर पे ताज है, और ये कौन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। ठीक है, तो ये देखिए इन लोगों के बीच में जो है तनातनी चल रही है कि कौन जो है ज्यादा कैप्चर करेगा, किसको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो जब अपने में ही इन लोगों में फूट है, अपने में ही लड़ाई है, तो कैसे इंडिया का भला कर पाएंगे ये लोग। ठीक है, तो ये जो है आपका ये पिक्चर ये शो करता है। आगे देखते हैं, आगे है यूनिफिकेशन ऑफ इंडियंस थ्रू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो यूनिफिकेशन होता है इंडियंस का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है, और यूनिफिकेशन होता है, क्या होता है, देखिए यूनिफिकेशन में क्या होता है, यूरोप जो है वो यूरोपियन जो लोग होते हैं वो इंडिया में आते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में सामने आ जाते हैं। ठीक है, इंडिया में यूरोपियन से पहले पोर्चुगीज भी आते हैं, ठीक है, डच भी आए होते हैं, लेकिन इंग्लिश मैन जो है इनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है इंडिया में। ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट अपना बना लेते हैं और डच की मोनोपोली को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और ये पूरे इंडिया को यूनिफाई कर लेते हैं, पूरे इंडिया को जो है एक सूत्र में जो है बांध देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दे गॉट पॉलिटिकल कंट्रोल एंड बिगिन टू एक्सप्लॉइट इंडियन रिसोर्सेज एंड वाज ड्रेन इट ऑफ वेल्थ बैडली। ठीक है, यहाँ इंडिया का जो वेल्थ है उसका ड्रेन बहुत ज्यादा बुरी तरीके से करते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग होल्ड रख लेते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा जो है जो वहां के उस टाइम जैसे आपका जहांगीर थे, उनसे कुछ जो है उनको बेनिफिट्स मिल गया, कुछ कहीं और की कहीं बादशाह से कुछ और बेनिफिट मिल गया, तो और ये लोग ट्रेड जो है इनका बहुत ज्यादा फ्लरिश हो गया, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, और कुछ बैकग्राउंड में रीजंस थे, वो लोग जो आए थे उनके पास एक तो पैसे की कमी थी, पॉलिटिकल विल बहुत कम था, यहाँ पे पॉलिटिकल विल था, रानी ने ही इनको भेजा था। तो ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं, इनका जो है पूरा हिमालय में, नॉर्थ में अगर हम बात करें तो हिमालय से लेके साउथ में कैप कोमरिन तक, ठीक है, ईस्ट में आसाम से लेके वेस्ट में खैबर पास तक इनका कंट्रोल था। ठीक है, तो ये क्या होता था कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन ये पूरा कर लेते हैं हमारे देश में। और क्या होता है कि ये सारी चीजें हमें जो है कहीं ना कहीं हम भी यूनाइट हो रहे होते हैं, इन सब चक्कर में हम लोग भी यूनाइट हो रहे होते हैं, और एक नेशनलिज्म की इम्पीटस, नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है वो हमारे अंदर गहराता जाता है। अगर इनके हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका बहुत सारा, जैसे मान लीजिए आईपीसी है, ठीक है, सीआरपीसी है, ठीक है, ये सारे जो है हमारा है सीआरपीसी। ठीक है, तो या फिर कोई एक्ट, ना किसी जैसे सीडीसीएस एक्ट लगा देते थे, तो मान लीजिए इंडिया में, जैसे मान लीजिए ये इंडिया हमारा है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए बंगाल है और यहाँ पे कोई महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, ठीक है, तो बंगाल और महाराष्ट्र में दोनों ही इंडिविजुअल को किसी सीडीसीएस एक्ट के अंतर्गत किसी जेल में जो है मान लीजिए अंडमान निकोबार में ले जाके बंद कर दिया गया। और इन लोगों ने पूछा कि आप क्यों यहाँ पे आए हैं, इन्होंने पूछा क्यों आए हैं, तो बताया गया कि ये जो है एक्ट के अंतर्गत हम आए हैं। तो देखिए इनके एक पर्टिकुलर एक्ट ने दो लोगों को, जो इनका कोई मतलब नहीं था एक दूसरे से, बहुत अलग अलग लोग थे, और उनको क्या किया, जोड़ दिया, उनको मिला दिया। ऐसे ही इनके बहुत सारे एक्ट थे, बहुत सारे पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से हमारे इंडिया जो है यूनिफाई हो रही थी, हम लोग जो है क्या हो रहे थे, एक हो रहे थे। ठीक है ना,
आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो है इनका एक्सटेंट था, इनका कवरेज कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, ये जो है इंडिया का पूरा एक्सटेंट जो है इन्होंने कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ वेस्टर्न थॉट इन एजुकेशन की, ठीक है, क्या रोल था इनका। तो देखिए वेस्टर्न थॉट जो है ये हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इंडियंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। ये लोग जो है सेल्फ रूल की डिमांड करने लगते हैं, ये लोग जो है उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, नेशनलिज्म, बंधुता जैसे आइडियाज जो है इनके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, किसके लिए, हमारे इंडियंस के लिए, जो लोग हमारे जो वेस्टर्न थॉट वाले, जो वेस्टर्न एजुकेटेड जो इंडियंस होते हैं वो वहां से पढ़ के आते हैं और ये सारी बातें ये करते हैं। पाश्चात्य जो शिक्षा होती है उसमें इंडियंस को वेस्टर्न जो रेनेसां है, पश्चिमी जो पुनर्जागरण उसके उससे परिचित करा देता है, ठीक है, कि पश्चिम में पुनर्जागरण कैसे हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी की जो बात होती है वो भारतीयों को समझ में आती है और उनके मन में एक बीज जो है उपज जाता है, बीज का जन्म होता है, क्या होता है, वो कहता है कि हमें जो है अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अपनी अपना देश का चाहिए, अपना हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें किसी के अंडर जो है अब जो है नहीं रहना है, हमें शोषण नहीं बर्दाश्त करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपने लगती है, अपने अधिकारों के लिए हम लोग अवेयर हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं और इस तरीके से भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिल जाती है, ठीक है। देखिए देश में, देश के सभी जो है भागों में अंग्रेजी भाषा जो है उसका फैलाव हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा जो है प्रशासनिक आवश्यकता बन जाती है, अगर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है तो इंग्लिश जो है लैंग्वेज इनको जो है जरूरी था कि इंग्लिश लैंग्वेज का फैलाव हो जाए। धीरे धीरे जो एजुकेटेड इंडियंस हैं ये जो है इनका माध्यम बन जाते हैं, एजुकेटेड जो इंडियंस होते हैं देखो इनको बाबू की तरह ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। इनको देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो एजुकेटेड हमारे इंडियंस है ब्लड में तो वो इंडियन होंगे, ठीक है, ब्लड में तो वो इंडियन होंगे लेकिन इनका जो टेस्ट होगा, ठीक है, इनका ब्लड और जो आपका इनका कलर होगा वो इंडियन का होगा लेकिन जो इनका टेस्ट होगा वो कैसा होगा, वो ब्रिटिश जैसा होगा। यानी कि ये जो है टीज करते हैं इनको बाबूस कह के, ठीक है। और ये जो है लोग दफ्तर में काम करते हैं, ये दोनों के बीच इंटरप्रिटेटर्स होते हैं, एक्चुअली वो इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, कनेक्टिविटी बनाए रखने का काम करते हैं, हमारी जो जनता होती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच कनेक्टिविटी ये लोग होते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब क्या होता है कि अंग्रेजों के क्या विचार हैं, उनके विचार हमारी जनता को इन्हीं लोगों के थ्रू पता चलता है, विचारों का आदान प्रदान सहायता जो है उसमें सहायता मिल जाती है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्प्रेड ही था कि जिसकी वजह से सामान्य जो भाषा है उसको ये सामान्य भाषा के रूप में उभर गया, ठीक है ना। कांग्रेस जो अखिल भारतीय, अगर हम देखें कि पैन इंडिया के लेवल में कांग्रेस का मूवमेंट फैला तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज वो मीडियम जो था उसका भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट था, ठीक है ना। तो ये सारे जो हमारे रीजंस थे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ प्रेस। तो देखिए प्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्या रोल है। देखिए जो हमारा अभी हमने देखा कि जो हमारा मिडिल क्लास था, ठीक है, मिडिल क्लास था जो क्या था, अवेयर था, वो इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, उन लोगों ने भी प्रेस के थ्रू हमारे नेशनलिज्म को, हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत ज्यादा एक बड़ा योगदान दिया, ठीक है। 1850s में मैग्ना कार्टा आया, वुड्स डिस्पैच में ये कहा गया कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है एजुकेशन अब दिया जाएगा। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब होता है कि अपनी भाषा में, जो स्थानिक भाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज में जो है अब एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें अब देखिए जब रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी तो क्या होगा कि जो आपका नेशनलिस्ट जो थे वो क्या होते हैं, एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं और साथ हिस्ट्री की राइटिंग की जाती है ना, हिस्ट्री की रीराइटिंग की जाती है, मतलब हमारा जो इतिहास है उसको फिर से वापस सामने लाने की कोशिश की जाती है और जिसकी वजह से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर एक जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और मोटिवेशन आता है कि नहीं, अगर हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम था तो हम आगे आके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। 1850s में 1850 तक जाते जाते जो हमारा प्रेस होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो देखिए प्रेस के थ्रू क्या होता है कि हमारे जो आइडियाज होते हैं वो इंडिया के आइडियाज यानी कि पूर्व के जो ईस्टर्न जो आइडियाज होते हैं वेस्टर्न ब्लेंड के साथ मिलकर नेशनलिज्म को इमर्ज कर देते हैं, नेशनल राष्ट्रवाद की भावना जो है वो क्या उत्पन्न कर देते हैं उसको, ठीक है। इसी कारण प्रेस पर बहुत सारे जो है सिडिशन के चार्जेस लगाए गए, एक्ट लगाए गए, ठीक है। अब इसमें कोई नहीं अछूता था, चाहे वो तिलक हो चाहे वो गांधी हो,
ठीक है, उन सभी के ऊपर चार्ज लगाया गया। तिलक तो इसीलिए फेमस भी हो गया था, जब उनको मांडले जेल भेज दिया गया था और रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था, तो तिलक जो है वहां से लोगों के नायक बन गए थे, नेता बन गए थे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में भी जो है प्रेस था हमारा, उसका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रेस और समाचार जो पत्र थे, उसने जो ब्रिटिश के उपनिवेशवादी तंत्र के हैं उनकी मानसिकता जो थी वो लोगों से जो है अवेयर करा दिया कि वो लोग क्या एक्चुअली, उनकी मानसिकता क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस क्या है उनका। तो प्रेस की वजह से वो हमारे सामने आ सकी। ठीक है ना, यूनिटी की फीलिंग इससे जागृत होती है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है कि इट अब disseminate the ideas of freedom and became prominent tool for the freedom struggle। ठीक है, एक prominent tool किस तरह सामने आता है फ्रीडम स्ट्रगल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 196 न्यूज़पेपर होती हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी कि स्थानिक लैंग्वेज में, एंड द सर्कुलेशन रीच द नेबरहुड टू 1 लाख इन 1870s। ठीक है, तो सिर्फ 169 जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उससे जो है बढ़ते बढ़ते 1 लाख जो है आपके जो सर्कुलर्स हैं वो जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं। समझ रहे हैं बात को, यानी कि बहुत मास लेवल पे प्रेस का यूज किया जाता है। देखिए हमारी जनता जो उस टाइम थी वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, जो लिटरेसी थी बहुत ज्यादा कम थी। अगर 1947 की बात करें तो भी आप अगर लिटरेसी देखिए तो बहुत ही कम थी, विमेंस में तो और भी कम थी। तो उस टाइम जब हम लोग जो है आजादी भी नहीं मिलती तब तो लिटरेसी का लेवल बहुत ही ज्यादा लो था। लेकिन क्या था कि प्रेस के माध्यम से ये चीजें फैलती थी। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कोई लोग, एक कोई गांव है वहां पे कोई एक पढ़ा लिखा है, तो वो न्यूज़पेपर को लेके तेज तेज से वो पढ़ते थे, जल्दी जल्दी तेज तेज पढ़ते थे, ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन के उस चीज को समझे, उनको एक्सप्लेन किया जाता था। वो लोग सभा बना के बैठते थे और गोष्ठियां होती थी कि देखो ये है न्यूज़पेपर में, ये किया जा रहा है हमारे साथ। उनके सारे जो जो उनका जो चरित्र था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको ओपन करके रख दिया गया जनता के सामने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए मीडिया की बात करें तो आज के टाइम में भी मीडिया का क्या रोल है। देखिए हमारे न्यूज़पेपर्स हैं जो हमारी सेंटिमेंट्स हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, उनको शेप करने का काम करते हैं। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, दो तरीके के न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कुछ दिन बाद आप देखिए तो आपके आइडियाज जो है उस न्यूज़पेपर से जो है मैच करने लगेंगे, आप उसके आइडियाज को समर्थन देने लगेंगे। तो न्यूज़पेपर जो है किसी के माइंड सेट को डाइवर्ट कर सकता है, किया जा सकता है। अगर कोई अगर नहीं समझ रहा, मान लीजिए उस टाइम हमारे पीजेंट्स थे, हमारे जो जो वर्कर्स थे, वो नहीं पढ़े लिखे थे लेकिन वो सुन तो रहे थे ना, तो उनको धीरे धीरे पहले वो समझे कि हाँ ब्रिटिशर्स तो बहुत अच्छे हैं, क्वीन जो है वो बहुत अच्छी हैं, वो हमारे भले के लिए आई हैं। लेकिन धीरे 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 जब उनको समझ में आया कि नहीं ये चीज तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने बताया, उन्होंने उजागर किया कि उनका जो असली जो रूप है वो क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, तो लोगों को धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी। ऐसे देखिए इंटरनेट है, ठीक है, रेडियो है, मैगजीन्स है, ठीक है, टेलीविजन है, जो हमारे आइडियाज को शेप करते हैं। लेकिन देखिए इनका जो है ये मीडिया हमारा जो फोर्थ पिलर है वो आइडिया शेप करने के लिए नहीं है, बस वो जस्ट एक न्यूज देने के लिए होता है, ना कि वो हमारा आइडिया शेप करे। ठीक है ना, जो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये चीज बहुत ही मास लेवल पे देखी जाती है कि न्यूज चैनल्स आप देखिए, न्यूज चैनल्स देखने अगर आप जो है इसको डीडी न्यूज देखिए, या फिर आप कोई और ये न्यूज देख लीजिए, ये कॉमर्शियल चैनल बन गई है, न्यूज चैनल नहीं बना है। ठीक है ना, तो न्यूज चैनल मतलब होता है आपको फॉर्मली एक न्यूज प्रोवाइड कर दे ताकि आप अवेयर हो जाए कि क्या सोसाइटी में चल रहा है, ना कि आपके आइडियाज पे वो प्रेशर डालने की कोशिश करें, उसको बदलने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हो गया, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है राइज ऑफ इंडियन इंटेलेक्ट्स एंड द रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट। ठीक है, हमारे पास्ट की रीडिस्कवरी होती है और हमारे जो इंडियन इंटेलेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो बौद्धिक वर्ग होता है, उनका जो है जागरण होता है। इससे हमारी जो है राष्ट्रवाद की भावना में जो है वृद्धि होती है। कैसे होती है, देखिए क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में समझें कि इंटेलेक्चुअल लोग एक्चुअली क्या होते हैं और क्या व्यू है समाज का इंटेलेक्चुअल लोगों के बारे में। तो देखिए यूरोप में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या इंटेलेक्चुअल की जो आइडियोलॉजी वो पहले नहीं थी, ये अवधारणा जो है ये फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम से आई है। ठीक है, और इंडियन ट्रेडिशन में ऐसी कोई भी अवधारणा कभी नहीं थी, इंटेलेक्चुअल जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। यहाँ पे जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो बहुत ही निस्वार्थ हुआ करते थे, बिल्कुल जो है बिना स्वार्थ के वो काम करते थे। वो जो है सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, वो लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाने के लिए अवेयर करते थे उनको। ठीक है, तो इन ये जो बुद्धिजीवी हैं यानी कि जो इंटेलेक्चुअल हैं, इनके बारे में अगर हम नेपोलियन का व्यू माने, ये मेरा जो है अपना व्यू नहीं है, नेपोलियन का व्यू है। नेपोलियन ने क्या कहा था कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो इतिहास से सबक नहीं लेते बल्कि ये अपनी मनमानी करते हैं। और मनमानी को भी क्या कहा उन्होंने, कहा मूर्खतापूर्ण बातों के आधार पर ये अपनी योजनाएं बना लेते हैं, ये कोई इतिहास से कोई सबक नहीं सीखते हैं।
ठीक है, तो इनको इंटेलेक्चुअल उन्होंने कहा। लेकिन हम यहाँ पे अपने विद्वानों की बात कर रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स की उनकी बात नहीं कर रहे। जो इंडियन हमारे विद्वान थे, ये अपने अध्ययन के बल पे समाज को शिक्षा देते हैं। ठीक है, जो आइडियोलॉग होते हैं वो राजनीति में अपने बातों को लागू करवाते हैं, ये जो है लोगों का मानना है, नेपोलियन का कहना था ये। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं हम, वो जो है देखिए वेस्टर्न थॉट्स पढ़ के और इंडियन जो और वेस्टर्न का जो ब्लेंड था उसके बेसिस पे ये जो क्या होता है कि ये हमारे समाज में एक पुनर्जागरण का काम करते हैं, हमारे समाज को जागृत करते हैं। और जो हमारा समाज में जो जो पिछड़ा तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर भी एक जो है चेतना जागृत होती है कि हम अब जो है हमें क्या होना चाहिए, हमें अपना एक देश होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, अब हम अलग अलग इस तरीके से नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है कि new picture of India's past, which was characterized by the well-developed political, economic, and social institutions, flourished trade, commerce, rich heritage and culture. रीडिस्कवरी होती है हमारे पास की, और जो हमारा पुराना जो हमारा वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, हम चाहे गुप्तास की बात करें, मौर्यास की बात करें, है ना, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसकी बात करें, जो हमारा ट्रेड था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ट्रेड फ्लरिश था। ठीक है, उसकी हमने बात की। तो ये जो हमारे जो और ये जो कॉलोनियल जो मिथ है, यानी कि जो मिथ था हमारा क्या कि ये सुपीरियर है, इनका रेस बहुत सुपीरियर है और ये जो है राज करने के लिए बने और हम जो है सुपीरियर नहीं, इसलिए हम सिर्फ हम शोषण सह सकते हैं। ये चीज डिमोलिश हो जाती है, ये चीज खत्म हो जाती है और हमको लगता है कि हम इतने काबिल थे तो आज भी जो है हम अपना भला कर सकते हैं और इनको इनकी जरूरत नहीं है अपने रूल्स और रेगुलेशन के लिए। हम खुद स्वतंत्रता लेके हम खुद अपना रूल और रेगुलेशन हम खुद बना सकते हैं, अपने लिए नीतियां जो है हम खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे यही ब्लड की बात की जा रही है, सुपीरियोरिटी की बात की जा रही है। तो देखिए इंडियंस आर द सेम एथनिक, आर फ्रॉम द सेम एथनिक ग्रुप एज द यूरोपियंस। ठीक है, जो हमारे इंडियंस थे वो भी उसी एथनिक ग्रुप के से बिलोंग करते हैं जिससे कि यूरोपियंस बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें सुपीरियोरिटी की जैसी कोई बात नहीं रह गई। अगर आपके अंदर वही ब्लड है और वही मेरे अंदर ब्लड है तो हम आपसे इंफीरियर कैसे हुए, ये भावना आई। ठीक है, ये रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। बात करेंगे रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का क्या रोल था, देखिए जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे ये बात करते थे ह्यूमैनिटी की, इक्वलिटी की, रैशनैलिटी की, लिबर्टी की, नेशनलिज्म की। ये जो है मानवतावाद की बात करते थे, ये समानता की बात करते थे, ये भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात इसकी बात नहीं करते थे। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी की बात करने से क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी में, जो डिफरेंट सेक्शंस थे वो साथ में आ जाते हैं। और जब साथ में आ जाते हैं तो एक फीलिंग होती है कि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम जात पात में बटे नहीं हैं, हम एक समान हैं और हम सबको अधिकार है कि हम सब फाइट करके अपने लिए जो है अपना एक देश बनाएं। ठीक है, ये ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को जो है और बढ़ावा देते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए हिस्ट्री की री राइटिंग होती है, जो थे राजा राम मोहन रॉय हैं। ठीक है, अब उस टाइम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हम लोगों ने सब चीजें कवर की हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारा जो पुराना जो सिस्टम होता है उसमें कुछ इनोवेशन करके जो हमारी रूढ़वादियां उनको खत्म करके हम अपनी हिस्ट्री को, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको हम सामने लेके आते हैं। हम एक रूट से जुड़े हुए हैं ये बताया जाता है। तो पैन इंडिया की फीलिंग आती है। ठीक है, कैसे पैन इंडिया की फीलिंग आती है। ठीक है, और इससे हमारा राष्ट्रवाद जो है वो और ज्यादा उदित होता है। तो ये हमारा है रोल ऑफ सोशल रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए राइज ऑफ द मिडिल क्लास इंटेलिजेंस। अभी हमने बात की कि जो मिडिल क्लास है, जो बुर्जुआ वर्ग है, ठीक है, बुर्जुआ जो वर्ग है वही जो है क्या था, फ्लैग बेरर था, किसका, नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का। मिडिल क्लास का जो है सोशल क्लास का इमरजेंस होता है। मिडिल क्लास जो है हमारे कौन होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक नई कॉन्सियसनेस आती है, एक नई जो है भावना जागृत होती है, राष्ट्रवाद की फीलिंग जागृत होती है। अगर हम बात करें देखिए 1885 1885 से लेके 1905 की बात करें, 1905 की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस जो होता है वो मॉडरेट्स का जो है पूरा जो है, मॉडरेट्स का पूरा जो है अधिकार होता है कांग्रेस पे, पूरा जो कंट्रोल मॉडरेट्स का होता है। ठीक है, मॉडरेट्स क्या होते हैं, वही प्रेयर्स और पिटीशन, आगे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें 1905 के बाद देखें तो एक एक्सट्रीमिस्ट जो है ग्रुप का उदय होता है, नेशनलिस्ट इसको हम कह सकते हैं, इनका उदय होता है। और 1905 में जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो इन्हीं को बेस बना के पूरा मूवमेंट को चलाते हैं, पूरा जो है आंदोलन, ये जो हमारे
जो मिडिल क्लास है, यानी कि कोई ऐसा जो है बड़ा वर्ग लेके नहीं, बल्कि मिडिल क्लास को बेस बना के पूरा मूवमेंट चलता है। ठीक है, मिडिल क्लास जानता है कि ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉइटेटिव जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उनको वो समझता है। ठीक है, मॉडरेट्स क्या होते हैं? मॉडरेट्स जो होते हैं वो इस मिडिल क्लास को, ये लीडर बन जाते हैं मॉडरेट्स, और मिडिल क्लास को बेस बना के जो इंटेलिजेंसिया होती है वो जो है नई चेतना को जागृत करती है। चाहे वो आरसी दत्त की बात करें, चाहे हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, ये मॉडरेट्स हैं। ये जो है सोशल बेस बनाते हैं, और ये जो है फिर हमारे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी मूवमेंट ऑफ इन द वर्ल्ड। ठीक है, संसार में और क्या चीजें हो रही थी, दुनिया संसार में और क्या हो रही थी जिससे हमारा जो है भारत है वो जो है प्रभावित हो रहा था। तो देखिए अगर हम बात करें क्रीमिया वॉर की, क्रीमिया वॉर की, इसमें जो है, इसमें भी ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, इसको देख के इंडियन को ऐसा महसूस हुआ, इंडियंस को लगा कि देखो ब्रिटिशर्स को अगर हराया जा सकता है तो हम भी ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स कैन नॉट बी डिफीटेड, उनको डिफीट किया जा सकता है। दूसरा है रूस का, रसिया का और जापान का वार होता है, जिसमें जो रूस का, देखिए रूस का एक शासक होता है जार निकोलस, और ये बहुत ही डिस्पोटिक, बहुत ही इसका रूल जो है बहुत ही, ये आक्रांता होता है एक तरीके का, और ये जो है जापान पे कब्जा करना चाहता, जापान पे अटैक करना चाहता था। रिवर्स हम देखते हैं कि जापान ने रशिया को अटैक करके रशिया को हरा देते हैं जापान। तो एक छोटी सी कंट्री, एक छोटी सी कंट्री जो इतनी बड़े साम्राज्य को हार का मुंह दिखा सकती है, तो भारत क्यों नहीं ब्रिटिशर्स को हरा सकता है। ठीक है, एक ये चीज थी। दूसरा है इथोपिया से जो है, जो इटली का, इथोपिया एक कॉलोनी थी इन लोगों की, क्या कहते हैं, हमारे यूरोपियंस की, और इथियोपिया के लोग एक साथ खड़े होकर इटली को, इटली से लोगों को, अब इटली के लोगों को अपने कंट्री से बाहर भगा देते हैं। तो यही जो है ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है जैसे, और हम देखेंगे अगर आगे, देखिए यहाँ पे आयरलैंड में भी इवेंट देखने को मिला। आयरलैंड इन पर्टिकुलर डीपली इन्फ्लुएंस द नेशनलिस्ट रैंक्स। ठीक है, ये सारी चीजें देख के जो लिबरेशन मूवमेंट है ग्रीस और इटली में, ये सारी चीजें देख के हमें समझ में आया कि ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि ये विजेता है और इनके ऊपर कोई जीत नहीं हासिल कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में जो हमारा जो हमारे सेंटिमेंट्स थे वो जो है उजागिर होते हैं, और हम जो है राष्ट्रवाद को आगे लेके और बढ़ते हैं। तो देखिए ये कुछ जो है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पोस्टर है, और ये आपका जो है, ये आपका क्रीमिया वॉर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन क्या है। तो देखिए ये जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है 1600 में ये आते हैं, 1700 में इनका पॉलिटिकल होल्ड बन जाता है, और इसके बाद 1857 तक ये जो है, 1857 के बाद जो इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी गति जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, होम चार्जेस, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दी कि हमारा जो वेल्थ है ना ये ड्रेन हो रहा है, ये सारा कुछ ड्रेन होके नाले से बह के सीधा जो है जहां कहाँ चला जा रहा है, ये जो है बह के चला जा रहा है ब्रिटेन में। ठीक है ना, तो ये आर्टिशियन जो हमारे थे उनकी जॉब चली गई। ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर्स थे वो जो है नॉन प्रॉफिटेबल हो गए, बहुत ज्यादा टैक्स उनके ऊपर लाद दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से ये अपने हाथ में पूरी हमारी जो जनता है, चाहे वो जो है आर्टिशियंस हो गए, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, ठीक है, चाहे वो वर्कर क्लास हैं, चाहे वो पीजेंट्स हैं, हमारे और भी लोग हैं, है ना, जो आपके जो लोग हैं जो लगे हुए हैं, वो सारे लोगों को कठपुतली बना के अपने इशारों पे नचाते हैं। ठीक है, इसका ये रिप्रेजेंटेशन बताने का मतलब है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, ये इंडिगो प्लांटर्स हैं जो इंडिगो लगाने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिएक्शनरीज पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। ठीक है, तो उनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज क्या होती है, रेशियल एरोगेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी ऐसी रिएक्शनरीज पॉलिसीज होती है, सब स्पेसिफिक एक्ट्स और इनके जो मेजर्स होते हैं टेकन बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। कौन जैसे उनकी, जैसे हमारे देखिए लिटन की बात करेगा हम, तो लिटिन की जो पॉलिसी जैसे कौन सी होती है इनका, आईसीएस एग्जाम में, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एज को कम करना। ठीक है, अब देखिए आज के टाइम में भी जो इतना टफ एग्जाम है कि इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस टाइम जब लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे उस टाइम भी एज को कम कर देना, तो एक रिएक्शनरी पॉलिसी थी जिसपे हमारे इंडियंस का रिएक्शन बहुत ही अच्छा नहीं आया। ठीक है, उनको लगा कि हमारे हित के लिए काम नहीं किया जा रहा है।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि स्थानिक जो लैंग्वेज है यानी कि रीजनल लैंग्वेज में जो आपका प्रेस है वो नहीं चलेगा। तो इसी के चलते बहुत सारे प्रेस हैं उनको रातों रात जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है। आर्म्स एक्ट आया कि आर्म्स अगर रखेंगे तो सिडिशन के चार्जेस तुरंत लगा दिए जाएंगे। कर्जन की जो रिएक्शनरी पॉलिसी, जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। ठीक है। पार्टीशन 1905 में, 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन होता है तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है जिससे हमारी जो नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। ठीक है। तो लिटन्स की पॉलिसी देखी हमने, इल्बर्ट बिल देखा। ठीक है। जो हमारे इंडियंस थे, इंडियन जजेस थे, वो जो है नहीं ट्रायल कर सकते थे जो वाइट्स हैं। ठीक है। तो इस पे जो है, इसको जब रिपन ने उसको बोला कि इसको एबॉलिश किया, तो किस तरीके से जो है एबॉलिश करने के बाद इसका किस तरीके से विरोध किया गया, यूरोपियंस ने ही रिपन का विरोध किया। और वो बहुत ही एक ऐसा विरोध था कि जिसमें वो लोग मिल के किस तरीके से उन्होंने अपनी बनाई, अपना एक एक पूरा कम्युनिटी बनाया और किस तरीके से वो विरोध करते। ये चीज हमें सिखा गई कि हमें विरोध कैसे करना है, हमें अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करना है। ठीक है। तो ये सारी रिएक्शनरी पॉलिसीज थी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने जो है अपनी हमारे सेंटिमेंट्स जब हर्ट होते गए तो डे बाय डे जो इंडियंस थे दे वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। हम लोग जो है एक एक दिन करके हम और मजबूत बनते जा रहे थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे हमारे नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उनको बूस्ट करने में, वो हमने आज यहाँ पे कवर किया। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। आगे में हम देखेंगे कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम जो हम डेवलप करेंगे। ठीक है ना। जैसे अभी हम देखेंगे कुछ हमारे लैंड होल्डर सोसाइटी है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी सोसाइटी मद्रास और जो है बॉम्बे में कुछ एसोसिएशंस बनते हैं। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरीके से बनती है, क्या रीजंस होते हैं, सेफ्टी वॉल्व की थियरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।